हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी 2016 पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट कैन रिव्यू प्रोसेस थ्रू। मैनेजमेंट प्रोसेस का रिव्यू किस तरीके से कर सकता है? ऑप्शंस हैं आपके एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरनल चेक। तो जो प्रोसेस का रिव्यू है वो आपका इंटरनल ऑडिट के थ्रू होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑडिटर हैज़ टू जज वेदर द प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज डिजाइंड टू गिव। जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो ये जज करता है कि जो आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं वो उस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपको क्या दे सके, अप्रोप्रिएट रिजल्ट, गुड रिजल्ट्स, ऑप्टिमम रिजल्ट्स, टारगेटेड रिजल्ट्स। तो कोई भी आपका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हम लोग रिव्यू करते हैं, ऑडिट किया जाता है, तो उसमें ये चेक करते हैं कि वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसकी हेल्प से वेरीफाई होने चाहिए? कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जर्नल प्रॉपर, बैलेंस शीट। तो जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये आपका जर्नल प्रॉपर से वेरीफाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज। परफॉर्मेंस ऑडिट को और क्या कह सकते हैं? डिटेल्ड ऑडिट, इफिशिएंसी ऑडिट, प्रॉपराइटी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट को हम एफिशिएंसी ऑडिट भी कहते हैं, इससे करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर शुड बी वेल अक्वाइंटेड विद द रूल्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ। जो ऑडिटर है अब उसको में अकाउंट्स मेंटेन करना और ऑडिट करने के रूल्स जो हैं, इंश्योरेंस कंपनी का अगर ऑडिट करना है तो उसे किसके रूल्स से पता होना चाहिए, किसके रूल्स उसे की नॉलेज होनी चाहिए? आईआरडी एक्ट 1949 लिखा है यहाँ पे ये, लेकिन 1999 है आईआरडीए एक्ट आपका। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ऑडिटर है मतलब वो उसके पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबल है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनीज को ऑडिट करना है तो उसे किसी पर्टिकुलर एक्ट की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर वो ऑडिटर है तो वो क्वालिफिकेशन वो रखता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। ठीक, उसे किसी एक्ट की नॉलेज होना ये कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स किस सेक्शन में प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के? तो रेम्यूनरेशन जो है वो आपका सेक्शन 142 में दिया गया है। ठीक है, आपको कंपनीज एक्ट के अगर ऑडिट पढ़ रहे हैं तो उनमें भी आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, किस सेक्शन में क्वालिफिकेशंस हैं, किस सेक्शन में आपका रेम्यूनरेशन है, किस सेक्शन में अपॉइंटमेंट है, ये सारे आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर है वो आपका सेक्शन 142 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनवायरमेंटल ऑडिट IAIA स्टैंड्स फॉर। एनवायरमेंटल ऑडिट में इसका क्या मतलब होता है IAIA का? इंटरनेशनल असेंबली ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, इंडियन असेंबली ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। तो IAIA का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ एज। ऑडिट कंडक्ट की जाती है किस ऑडिट में
कौन सी ऑडिट जो है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कंडक्ट की जाती है, सोशल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर गवर्नमेंट ऑडिट। तो आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ये आपके एज पर लॉ कंडक्ट की जाती है। करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिफर्स to the evaluation of company's performance against planned goals in the area of social responsibilities। इस ऑडिट का मतलब होता है कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर रहे हैं अगेंस्ट प्लान्ड गोल्स, जो आपने पहले से गोल्स प्लान किए हैं, इन द एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एरिया में। तो वो कौन सी ऑडिट होगी? मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट। तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये सोशल ऑडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईडीपी ऑडिट, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड मोस्ट लाइकली टू बी परफॉर्म्ड बाय ईडीपी डिपार्टमेंट। ईडीपी ऑडिट में ईडीपी डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटपुट, पैरिटी चेक्स, ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शंस, करेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शनल एरर्स। जो ईडीपी डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, वो क्या करता है? डेटा लेता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होगा, जो एक्टिविटी होगी, वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय, स्टैटिस्टिक्स कैसे बनता है? अ सिंगल फिगर, एन एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्टिव फैक्ट, a group of homogeneous facts and figures, a group of unrelated facts। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जो होमोजीनियस फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हेट्रोजेनियस नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, अनरिलेटेड नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है? डेटा पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में जो डेटा आता है पब्लिश होता है। पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं वो भी आपका सेकेंडरी डेटा होता है। डेटा ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म इन अ मार्केट सर्वे कंडक्टेड बाय इट, कोई फर्म है वो डेटा ऑब्टेन करती है, सर्वे करती है, उस सर्वे के थ्रू अपना डेटा ऑब्टेन करती है। या डेटा इशूड बाय वर्ल्ड बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक जो डेटा इशू करता है वो। तो इसमें से कौन सा आपका सेकेंडरी डेटा नहीं है? तो जो आपका फर्म है जो कंडक्ट कर रहा है सर्वे, वो तो प्राइमरी हैंड, फर्स्ट हैंड पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो आपका ये प्राइमरी डेटा है, ये सेकेंडरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ मोड बेस्ड ऑन एवरेज रिलेशनशिप ऑफ एवरेजेस इज। एवरेजेस की जो रिलेशनशिप होती है, मीन, मीडियन, मोड, उनकी रिलेशनशिप पे बेस्ड जो मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, या फिर सिग्मा एफ टी एक्स अपॉन एन, 3 मीन माइनस 2 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, एंटी लॉग लॉग एक्स अपॉन एन, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, या फिर लॉग सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है और इंडिविजुअल सीरीज है, तो क्या फॉर्मूला होगा आपका? एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एनुअल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वॉज ₹5,000। एक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की जो मीन एनुअल सैलरी थी, यानी कि आपकी ये एवरेज सैलरी जो थी वो कितनी थी? 5,000 रुपीज़। ठीक, मीन एनुअल सैलरीज पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वॉज ₹5200 एंड 4200। ये मेल एम्प्लॉयज़ की एनुअल सैलरी, ये फीमेल एम्प्लॉयज़ की मीन एनुअल सैलरी। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ फीमेल, फीमेल का परसेंटेज डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 100 हैं। ठीक, अब फीमेल मानते x फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 100 माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या होगा? x बार इज इक्वल टू N1
एक्स बार 1 और प्लस N2 एक्स बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। जो एक्स बार है ये आपका टोटल एम्प्लॉयज़ का एवरेज, ठीक। N1 जो है वो फीमेल और एक्स बार 1 फीमेल की जो एनुअल सैलरी है एवरेज, N2 मेल एम्प्लॉयज़ के नंबर्स, और जो एक्स बार 2 है ये आपका मेल एम्प्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये आपका 5000 इज इक्वल टू, ये एक्स है फीमेल का नंबर और इनकी सैलरी है 4200 प्लस N2 है आपका 100 माइनस एक्स और इनकी सैलरी है 5200 डिवाइड बाई 100। ये 100 है, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे 2 0, इसको हम हटा सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो गया आपका 5000 इज इक्वल टू 42x प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5200 माइनस 52x। ये 52x और ये 42x, ये माइनस करेंगे 10x बचा, और इधर माइनस का साइन है तो हम इधर इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हो जाएगा इधर 10x इज इक्वल टू 5200, 5000 को इधर करेंगे ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आया आपका 10x इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू क्या हो गई 200 अपॉन 10 दैट इज 20। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना हो गया, परसेंटेज फीमेल का 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम वैल्यूज ऑफ द सीरीज। इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो सीरीज की सारी वैल्यूज पे बेस्ड होता है, यानी उसमें हम सारी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर नन ऑफ दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन वो सारी वैल्यूज को कंसीडर करता है, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में कुछ वैल्यूज ही ली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउले इज। बाउले ने जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला दिया था वो कौन सा था, वो आपका क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन, ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये जो ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें आंसर ऊपर ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 and semi-interquartile range is 18, then assuming the distribution to be symmetrical distribution है, वैल्यू ऑफ मीडियन निकालनी है। अब मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 अपॉन 2। यहाँ पे हमें क्वार्टाइल 1 तो मालूम है, क्वार्टाइल 3 नहीं मालूम है, पर वो हमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज से पता चल जाएगा। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है 18, Q3 हमें निकालना है, Q1 हमें पता है 142 अपॉन 2, इधर ये जाएगा 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा 36, 142 इधर माइनस में, इसको इधर कर देंगे 142 प्लस में, तो ये आपका क्वार्टाइल 3 आ जाएगा। ये कितना आएगा 178। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मीडियन क्वार्टाइल 3 निकला हमारा 178 प्लस क्वार्टाइल 1 है 142 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 320 अपॉन 2 160, ठीक। ये आपका मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0 इफ बोथ वेरिएबल्स। x और y का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0 है अगर दोनों वेरिएबल्स एक साथ बढ़ रहे हों, एक साथ घट रहे हों, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, या फिर दोनों रैंडमली पेयर किए गए हैं और उनमें कोई भी इंटर रिलेशनशिप नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप। तो जीरो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तभी होता है जब दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स हों, उनके बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप ना हो। करेक्ट आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कोरिलेशन कोफिशिएंट R is the dash of the two regression coefficients BYX and BXY. कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो BYX और BXY का क्या होता है? कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं? R कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू अंडर रूट BYX इंटू BXY या फिर BXY इंटू BYX, ऐसे ही निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, जब भी हम इस तरीके का फॉर्मूला रखते हैं, क्या कहते हैं, अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका R है ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स BYX और BXY का ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन 7 मेंबर ऑफ अ कमिटी कैन बी सीटेड if the minister and deputy minister always be with head। यानी कि यहाँ पे कितने तरीके से 7 मेंबर हैं टोटल, ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं, 7 हैं, कितने तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं, इनकी जो कमेटी है, अगर जो मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर हैं ये हमेशा हेड के साथ रहेंगे, जो भी हेड ऑफ द कमेटी है ये दोनों उसके साथ रहेंगे, तो कितने तरीके से ये 7 मेंबर बैठ सकते हैं, सीट कैन बी सीटेड। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है आरपीएससी के, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अब पेपर में आया है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR, ठीक है, NCR ऐसे लिखते हैं, N आपका होता है नंबर, जो टोटल नंबर होते हैं, और R आपका होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर जितने हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होता है आपका, अब इसका N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल ब्रैकेट यानी मल्टीप्लिकेशन में N माइनस R का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 मेंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर्स हैं। अब इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो 2 मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर हैं ये हमेशा हेड के साथ रहेंगे, यानी कि 3 मेंबर एक साथ बैठेंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका हेड हो गया इसमें से एक, ठीक, और ये एक मिनिस्टर और एक डिप्यूटी मिनिस्टर होगा, ये 3 एक साथ बैठेंगे तो हम इनको एक यूनिट मान लेंगे। ठीक, और ये बाकी हो गए आपके 4 लोग, तो 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 फैक्टोरियल इंटू, तो यहाँ पे जो एक यूनिट में हमने 3 लोगों को बिठाया है, तो ये 3, अब यहाँ पे हम काउंट करें कि यहाँ पे कितने हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल कितना आएगा आपका 120 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 720। ठीक, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे जो भी इससे पहले के नंबर हैं वो सारे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, इसी तरह 3 फैक्टोरियल का क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गेम कार्ड्स आर थोरोली शफल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स। कार्ड्स को अच्छे से शफल किया गया है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 प्लेयर्स में। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक प्लेयर गेट्स ऑल द 4 किंग्स इज, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक बंदे को सारे किंग्स मिल जाएं, इस की क्या प्रोबेबिलिटी है। आंसर्स यहाँ पे क्लियर है नहीं, कोई इमेज होगी, ठीक है, तो उससे घबराइए नहीं, हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन भी आप देखिए, एक नज़र में लग रहा है ना कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हाँ है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं, ये आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होगा, और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है। अब जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, टोटल जो कार्ड्स हैं वो 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं,
तो हम पहले ये देखेंगे कि कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हर एक को 13 मिलेगा। तो ये हो गया 13, 52 से 13। ये पेंसिल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ठीक, एक सेकेंड। ये हो गया आपका 52 से 13। उसके बाद 13 जब हमने एक को दे दिए तो उसके बाद कितने बचे, 39 बचे, ठीक, उसको हमने फिर 13 दे दिए। फिर कितने बचे, 26 बचे, उसको हमने फिर 13 दे दिया। अब कितना बचा, 13 बचा, और वो पूरे चौथे को दे दिए। ये इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो ऊपर हमने फॉर्मूला बताया उसी में इन वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक। तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, हमने 13 इसको दिए थे, 13 फैक्टोरियल, बचा कितना, 39 फैक्टोरियल, ठीक। फिर 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 इनको दे दिया हमने, 13 फैक्टोरियल, और बचा कितना, 26 फैक्टोरियल। फिर 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल, इनको दे दिया 13, फिर बचा कितना, 13 फैक्टोरियल। अब लास्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 को हमने 13 दे दिया तो बचा कितना, 0 बचा, ठीक है। अगर मैथ्स हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कॉम्बिनेशंस में। जब आपका ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, आपका ये R और N, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये 39 और ये 39 कट हो गया, ये 26 और 26 कट हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा आपका 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13, कितने 13 है, 1 2 3 4 13 है, 13 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 4, ठीक। ये तो एक तरीका हो गया कि हमने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक पर्सन को 4 किंग मिल गए, ठीक, 4 केस किसी एक पर्सन को मिल गए। तो अब 4 किंग उसको मिल गए, तो टोटल जो पत्ते होते हैं 52, ठीक। 52 में 4 हमने एक को अगर दे दिया तो बचा कितना टोटल, 48, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 48 पे ये चीज़ करेंगे, यही आपका कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया 48C। अब यहाँ पे हमने एक को 4 तो दे दिए हैं ऑलरेडी, तो उसको कितने देने हैं, 9 देने, क्योंकि टोटल हम 13 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 9 देंगे इसको, इनटू फिर वही चीज़ आपका 39 बचा, और उसको हमने फिर 13 दिया, फिर आपका बचा 26, तो उसको हमने फिर 13 दिया, और फिर यहाँ आपको बचा 13, तो उसको 13 दे दिया। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 39 फैक्टोरियल इंटू 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल, इतना दिया, बचा आपका 26 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल इंटू 13 बचा, फिर इंटू आपका यहाँ पे पूरा दे दिया हमने, तो यहाँ पे क्या है, 1, ठीक। यहाँ पे 39 ये कट हो गया, 26 ये कट हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, इसकी वैल्यू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, कितने 13 है यहाँ पे, 1 2 3 रेज टू द पावर 3। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, बस हमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, निकल जाएगी, ठीक। अब 48 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 3, इसको डिवाइड करेंगे हम 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 4। जब ऐसे डिवीजन होता है फ्रैक्शन में तो हम इसको ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, अपोजिट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाता है।
48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 3 इंटू 13 फैक्टोरियल रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा रेज टू द पावर 4 अपॉन 52 फैक्टोरियल। अब जब बेस कॉमन हो तो पावर में क्या होता है, डिवीजन में माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। यहाँ पे डिवीजन है तो आपकी इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 48 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 ही बचेगा, यानी कोई पावर नहीं, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 52 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमें। स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, नीचे कर लेते हैं यहीं पे। अब यहाँ देखिए 9 और 13, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10, 11, 12, 13, राइट, इतना ही डिफरेंस है। तो हम छोटे छोटे जो स्मॉल नंबर्स हैं उनको एक साथ ले रहे हैं और जो बड़े नंबर्स हैं उनको एक साथ ले रहे हैं। तो ये आपका क्या आएगा, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, 9 से 13 पहुँचने में बस इतना डिफरेंस है, राइट। अब 48 से 52 पहुँचने में कितना डिफरेंस है, 49 कितने का है, 50, 51 इंटू 52। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 17,160 डिवाइडेड बाई 6497400। ठीक, ये वैल्यूज़ आएगी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 002,641। ये प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक इंसान को चारों किंग मिल जाएं, बहुत कम है। ठीक, ये बहुत लेंदी हो जाता है इनका कैलकुलेशन, तो आप परेशान मत होइए क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 6 persons बी फॉर्म्ड from 7 Indians, 4 Japanese if it is indispensable to include at least 2 Japanese। फिर से आपका यही कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक, कि कितने तरीके से 6 लोगों, एक कमेटी बनानी है 6 लोगों से, 6 लोगों की, ठीक है। तो उसमें आपके टोटल 7 इंडियंस आपके पास है, 4 जापानीज हैं। अब लेकिन आपको क्या करना है कि 2 जापानीज रखने ही रखने हैं, तो कितने तरीके से ये कमेटी बन सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं हम, कि क्लियरली दिखे आपको। यहाँ पे कितना है, इंडियंस है टोटल कितने, इंडियंस हैं 7, ठीक, और जापानीज कितने हैं टोटल 4। अब हमें मिनिमम 2 जापानीज रखने ही हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 जापानीज लेंगे तो इंडियंस कितने लेंगे, 4, राइट। टोटल 6 लोगों की कमेटी बननी है। और अगर हम जापानीज 3 लेंगे, अब देखिए यहाँ का गया कि मिनिमम एट लीस्ट है, मिनिमम नंबर्स बताए गए, मैक्सिमम नहीं बताया गया, ठीक है। तो हम 3 भी रख सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए बस। अगर हम 3 जापानीज को रखते हैं तो इंडियन कितना होगा, 3 होगा। अगर हम 4 जापानीज रखते हैं तो इंडियन 2 हो गए, ठीक। अब हो गया, जापानीज 4 ही हैं, तो ये 3 सिचुएशन है, 3 तरीके से बन सकती है। तो यहाँ पे हर एक सिचुएशन पे कितने तरीके से बन सकती है वो हम देख रहे हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना है। फिर से हम यहाँ पे वही फॉर्मूले आपके लगाएंगे, कॉम्बिनेशंस। टोटल 7 इंडियंस, ठीक, उसमें से हम ले रहे हैं 4 लोगों को, और फिर 4 जापानीज, उसमें ले रहे हैं 2 लोगों को, ठीक। ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 हमने लिए, बचे कितने, 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आपके टोटल हैं 4 लोग, उसमें से हमने लिए कितने, 2, और बचे कितने, 2, ठीक। इसको यहाँ पे 4 4 कट ऑफ हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे बचा क्या, यहाँ 7 फैक्टोरियल बचा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5040, और 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू टोटल काउंट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी 2, इसकी 2,
ठीक। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 24, तो ये आया आपका 210। 210 तरीके हो गए, ठीक है इसके। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, जब 3 इंडियन और 3 जापानीज़ ले रहे हैं, फिर से वही फॉर्मूला, 7 इंडियन है, उसमें से 3 ले रहे हैं, ठीक, और 4 जापानीज़ हैं, उसमें से 3 ले रहे हैं। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 लिए, 4 बचे, फिर टोटल 4, उसमें से हमने 3 लिए और 1 बचा। 4 4 आपका कट गया। यहाँ पे ऊपर बचा 7 फैक्टोरियल, नीचे बचा 3 और 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आ जाए 7 के ऊपर हमने देखा 5040 वैल्यू, और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 6, ठीक, ये आया 36। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 140। अब लास्ट सिचुएशन क्या है कि हम 2 इंडियन ले रहे हैं, 7 में से 2 इंडियन ले रहे हैं और 4 में से 4 जापानीज़ ले रहे हैं। ये फॉर्मूला फिर से 7 फैक्टोरियल, ये हुआ 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक, 2 लिए 5 बचे। और यहाँ पे हमने पहले बताया कि जब आपका n और r सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। तो ये हो गया आपका 5040 डिवाइडेड बाई 240। 5 फैक्टोरियल का 120 वैल्यू होगी और 2 का 2 ही, तो ये हो जाएगा 240, इसकी वैल्यू आई 21। तो आपके ये 3 वैल्यूज़ आ गई, 210, अब किधर लिखूँ, इन तीनों को ऐड करना है, 210, 140 और 21। यहाँ पे कर देते हैं 210, 140 और 21, ये आया आपका 371, ठीक। तो 371 तरीके से आपकी कमिटी फॉर्म हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 114 क्वेश्चन पे। गिवन x इज इक्वल टू 0.85y और y इज इक्वल टू 0.89x and standard deviation of x is 3 and then standard deviation of y will be। यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ निकालना है y का, ठीक। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो आपकी ये जो x इज इक्वल टू 0.85y है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये आपकी x ऑन y, यानी कि ये कह सकते हैं bxy, यही लिखते हैं x ऑन y। इसकी वैल्यू हो गई 0.85 गिवन है, ठीक। और y ऑन x यानी कि byx, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.89, राइट, 0.89। तो हमें अब क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हमने निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको कई जगह से गामा भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं, हम लोग आर लिखते हैं, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम आर ही लिखेंगे। अगर हाँ इसकी वैल्यू निकालें, आर कैसे निकलता है आपका, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये सब ने पढ़ा है, ठीक। अंडर रूट बी एक्स वाई कितना है 0.85 और ये है आपका 0.89, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.7565, ठीक। तो ये हो गया आपका 0.87, ये प्लस में आ रहा है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.87। अब हमें निकालना है बी वाई एक्स। अगर हम बी वाई एक्स निकाल लें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी मिल जाएगा। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक। आर हमें पता है, निकला आया है ना अभी आंसर, और बी वाई एक्स की वैल्यू हमें पता है 0.89, तो ये 0.89, आर हमें पता चल गया है 0.87,
और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें निकालना है। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें गिवन है 3। अब हम इन वैल्यूज़ को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, हम वैल्यूज़ को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। 0.893 आपका डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 87 मल्टीप्लिकेशन में है, 0.87 ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 3.07। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा estimate the most likely price of an article in Mumbai when price of that article in Kolkata is ₹75, main price in Kolkata 65, main price in Mumbai 67, standard deviation in Kolkata 2.5, standard deviation in Mumbai 3.5, correlation coefficient between two prices plus 0.8 standard deviation। आपको ये जो डेटा गया, हमें क्या निकालना है? प्राइस ऑफ आर्टिकल इन मुंबई, मुंबई में क्या प्राइस होगा उस आर्टिकल का, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो क्या कोलकाता को वाई लिखे हैं, ठीक है, इनको हम वाई ही रहने देते हैं। जो आपका ये है क्या कहते हैं मुंबई, उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मेन प्राइस इन मुंबई, अगर ये एक्स है तो ये आपका हो गया एक्स बार, कितना हो गया 67, ये गिवन है। मेन प्राइस मुंबई में 67, ठीक। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी गिवन है, मुंबई में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3.5, और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कोलकाता का 65, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कोलकाता में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या है 2.5, और यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया गया है 0.8, ठीक। आर ये क्या है आपका प्लस 0.8 ये दिया गया है। और एक चीज़ और दिया गया है, कहाँ पे? कोलकाता में प्राइस दिया गया है, कोलकाता वाई है, ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है। वाई क्या है 75। इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स ऑन वाई का जो फॉर्मूला होता है, एक्स ऑन वाई का जो डिटेल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। 67 है आपका ये मेन मुंबई में, और आर है आपका 0.8, ठीक। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये है आपका 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है आपका 2.5, और यहाँ पे वाई है आपका 75, और वाई का मीन जो है वो है 65, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका इतना ही रहेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनको, ठीक, 0.8 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका 2.8, फिर 2.5 से डिवाइड, 75 माइनस 65 10, ठीक। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.8 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1.12 इंटू 10, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक जो पॉइंट है डेसिमल है वो इधर राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, और ये जो माइनस में 67 है इसको जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.2 और ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 67, इसको हम ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 78.20। ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, यानी कि मुंबई में उस आर्टिकल का प्राइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
If both the regression coefficients are negative, then coefficient of correlation is, अगर दोनों regression coefficients जो हम लोग अभी r निकाल रहे थे अंडर रूट जो bxy इंटू by(x) था, ठीक है, ये दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो जो r होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ, ये आपका नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अंडर रूट में है कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिग्रेशन का हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका जो अगर दोनों ही कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो आपका नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा आपका ये कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? लीनियर प्रोग्रामिंग के इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स, नेगेटिव कंडीशन, नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके नेगेटिव कंडीशन नहीं होती है, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है लीनियर प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मुलेटिंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेशंस फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट, यानी स्टेट ने जो लेजिस्लेशंस बनाए हैं उनको हम डिटरमाइन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे या कॉन्स्टेंट्स को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तो उसमें जो आपके स्टेट्स लेजिस्लेशंस हैं उनको हम थोड़ी डिटरमाइन करेंगे, तो यही आपका हो जाएगा, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनमें से 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? प्रोबेबिलिटी, अल्टरनेटिव्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्टरनेटिव्स होता है आपका, कॉन्स्ट्रेंट्स भी होता है, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं करते हैं हम डिसीजन प्रॉब्लम्स अगर बना रहे हैं, ठीक है, उनमें से प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT इज मेनली यूजफुल फॉर, PERT किसके लिए यूजफुल होता है? स्मॉल प्रोजेक्ट्स, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटीज़। तो PERT जो है वो मेनली रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये इसी फील्ड में होता है, ठीक। करेक्ट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स या फिर और कोई भी है जो UGC नेट JRF के प्रिपरेशन कर रहा है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको हमारा चैनल रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।